के डिंडोरी जिले के जोगी टिकरिया गांव में जो ये मुख्य मार्ग है अमरकंटक से जबलपुर का मार्ग। और मेरे पीछे आप साफ साफ तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे, ये जो पुल है जोगी टिकरिया का पुल है, ये पुल पूरी तरीके से सुबह से डूब चुका है। हमारे साथ यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रभारी नियुक्त किए गए प्रशासन की ओर से वो लोग हैं, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। आखिर ये कब से स्थिति बनी हुई? 6 बजे से ड्यूटी में है सर यहाँ। 6 बजे से। ये बारिश जो हो रही है, क्या लगता है इससे कब तक रोड खुलने का अनुमान है? 2-4 घंटा लगेगा सर। कब से है ये? 6 बजे से सुबह 6 बजे से। प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन जारी किया गया है? ये सब बैरिकेड लगा दिए हैं सर उधर वाहन रोकने के लिए, और यहाँ रस्सी फिट कर दिए हैं पुलिया। अच्छा, उस तरफ भी गाड़ी की कतारें लगी हुई है, इस तरफ भी गाड़ी की कतारें लगी हुई है, दोनों तरफ कतारें लगी हैं। प्रशासन ने कुछ अलर्ट जारी किया है? जी सर। अभी तक कितना इंच पानी गिर चुका है, कुछ जानकारी है? अब ये तो कितना इंच गिरा है सर ये जानकारी नहीं, बाकी एक पुल तो डूब गई थी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छवि बचावले है। अच्छा, ये यहाँ पे कब से रोड मतलब बाधित है बाढ़ आने की वजह से? ये इसका जो बारिश का है, बाढ़ का जो कहर है कहना चाहिए, जो बाढ़ आ रहा है, इसका सुबह 3 बजे के आसपास से लगभग हल्का करके से बढ़ते जा रहा था। उसके बाद ये जो बाढ़ है इतना तेज हुआ है पुल के ऊपर से जाने का, 5 बजे के आसपास से, 5 बजे 5:30 बजे के बाद पूरा पुल के ऊपर से हो गया। और सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ ये है कि जो पुल में बाढ़ आ रहा है, इसके वजह से यातायात प्रॉब्लम हो रहा है, यातायात में समस्या आ रही है। और ये पुल कब से बना है, कौन सी जमाने का बना हुआ है ये पुल? अब वो तो हमें याद नहीं है कि कब का बना हुआ पुल। बताया जाता है अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। हो सकता है, लेकिन अब हमें उसकी जानकारी नहीं है तो अब हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन बहुत पुराना पुल है और हमारी जो अपेक्षाएं हैं कि अब तक ये पुल ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। लगभग कितने घंटे से बारिश हो रही है? बारिश 4 से 5 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, उसके बाद बाढ़ आया है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग और प्रशासन के लोगों से, जैसे कि हम चर्चा की है। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से जाम की स्थिति निर्मित है यहाँ पे और यातायात पूरी तरीके से ठप है। अब प्रशासन और पूरी तरीके से मुस्तैद भी है, लोगों को आने जाने के लिए मना कर रही है। मोहम्मद मिराज खान, न्यूज स्टेट, डिंडोरी। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है और इसका असर प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा समेत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई इलाकों में लगातार रुक कर बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर घने बादलों की आवाजाही और बीच बीच में हो रही तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। अल्मोड़ा में भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। लगातार ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बाधित होने का भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल प्रदेश भर में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से शिवराज सिंह, कपकोटी। कानपुर के लोगों के लिए बरसात मुसीबत लेकर के आई है। एक तरफ सड़कों पर जलभराव हो रहा है तो सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। ये गड्ढे लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रहे हैं, राहगीरों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मोती झील पर खड़े हैं और मोती झील में KDA-BC के आवास के ठीक सामने ये गड्ढा हो गया है। सड़क पर अचानक से बड़ा गड्ढा हो गया। तकरीबन 15 दिन इस गड्ढे को हो गए हैं। गड्ढे का साइज़ लगातार बढ़ता गया। छोटा गड्ढा एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग इसके आसपास कर दी गई है और इसे भरने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी इस गड्ढे को भरा नहीं जा सका है। इसके आसपास बैरिकेडिंग है। दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि सड़क चल रही है। आधी सड़क को गड्ढे ने घेर लिया है, यानी चलने के लिए अब आधी सड़क बची है। और ये आलम तब है जबकि ये गड्ढा KDA-BC के आवास के ठीक सामने है और इसके ठीक बगल में आपको बता दें कि नगर निगम का गेस्ट हाउस है। नगर निगम का गेस्ट हाउस और KDA-BC का आवास
सटा सटा है और उसके ठीक सामने ये गड्ढा हो गया है। और ये गड्ढा हुआ था तब इसका आकार छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इस गड्ढे का आकार बड़ा होता चला गया और इस गड्ढे ने एक बड़ा रूप ले लिया है और आधी सड़क पर ये पूरा गड्ढा हो गया, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि बैरिकेडिंग करने से पहले ये गड्ढा पूरी तरीके से खुला हुआ था और हादसों को दावत भी दे रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ और उसके बाद इसे बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन इसी तरीके के गड्ढे कानपुर शहर में लगातार सामने आ रहे हैं। 80 फीट रोड पर कई गड्ढे हो चुके हैं और ये गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गड्ढों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक गड्ढे को भरा जाए इससे पहले ही दूसरा और तीसरा गड्ढा सामने आ जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कानपुर में जब सड़कें बनाई जाती हैं तो क्या मानकों का पालन नहीं किया जाता? जिस तरीके से इनके नीचे पाइपलाइन गुजरती है तो उस वक्त क्या मानकों का पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हर बरसात में इस तरीके के गड्ढे निकल करके सामने आते हैं और ये गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जाते हैं। एक तरफ राहगीरों के लिए ये परेशानी का सबब है क्योंकि सड़क आधी से ज़्यादा गड्ढे से कवर है, तो वहीं दूसरी तरफ रात में अगर कोई राहगीर गड्ढे को ना देख पाए और जिस वक्त ये गड्ढा होता है उस वक्त कोई शख्स वहाँ से गुजर रहा हो तो बड़े हादसे का शिकार भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शांति तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हर घर तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में यूथ तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लिए एक भावना युवाओं में होनी चाहिए। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें मकसद ये है कि हर घर तक तिरंगा पहुंचे और ये अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी पहुंचे और वहां क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने नाराजगी जताई। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण में अब क्रीमी लेयर को कैटेगराइज करना चाहिए, जिसके जवाब में बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दरअसल पिछड़े और दलितों दोनों के स्वाभिमान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछड़ा दलित एक शोषित वंचित कैटेगरी में है और उसके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। इसके लिए बहुत सारे ऐसे जो नेता रहे हैं, जननायक रहे हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तब जाकर जो पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग है उसे ये सुविधा मिली है। तो इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पिछड़े और दलितों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। राम मंदिर में सीओ की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। लगभग 5400 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन स्क्रूटनी के बाद 18 लोग अब फाइनल राउंड पहुंचे हैं। इसकी इंटरव्यू जो है 11 और 12 अगस्त को राम मंदिर परिसर में होगा। सभी 18 लोग अपने अपने समय के अनुसार राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे और जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है वो इनका इंटरव्यू लेगा। अब देखना ये होगा कि ये 18 कौन लोग हैं जो इंटरव्यू देने आएंगे और वो कौन शख्स होगा जो राम मंदिर की कमान संभालेगा। 2 सितंबर को ट्रस्ट की होने वाली बैठक में उसका नाम घोषित हो सकता है या फिर वो कौन है जो राम मंदिर की कमान संभालेगा, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी होने के बाद राम मंदिर परिसर में एक सीओ की नियुक्ति महसूस की गई थी ताकि जो व्यवस्था प्रबंधन संभाल सके। इसके लिए ट्रस्ट ने सीओ की नियुक्ति का फैसला किया था और लगभग 5400 आवेदन आए थे। इसके बाद 18 लोग फाइनल राउंड पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि वो कौन शख्स होगा जो राम मंदिर की कमान संभालेगा। अयोध्या। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के बाद आज बयान सामने आया। उन्होंने जेएम यूनिवर्सिटी के अंदर में छात्रों को संबोधित करते हुए बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश के प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युवाओं की सोच उनके पद से ज़्यादा बड़ी है। युवाओं की सोच को उन्होंने आज सबसे पहले पायदान पर बताया। उन्होंने कहा कि जैन जी जो युवा हैं
वो हमारे देश की शान है और एक नए बदलाव की वो तैयारी जिस हिसाब से कर रहे थे, लगातार मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो मेरे पद से बहुत छोटा है। साफ तौर पे देश के प्रधानमंत्री से सलाह करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब लगातार मेरे इस्तीफे की मांग की जा रही थी, तब वो एक एक चीज पर नजर रख रहे थे। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को संबोधित करते हुए जेएम विश्वविद्यालय में ये भी कहा कि छात्रों को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। साफ तौर पे अगर धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान देखा जाए तो अपने आप में कई बड़े संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर जैन जी की बात होती है तब बड़े पैमाने पर आज देश के अंदर में जैन जी का मुद्दा पूरी तरह से गूंजता हुआ भी नजर आता है। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पे कहा कि जो उनका पद था वो खास तौर से जो देश के युवा हैं उनके सामने, उनकी सोच के सामने छोटा है। ऐसे में साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो बदलाव की, तरक्की की उम्मीद है वो जैन जी के पूरे हाथों में है और हमारे देश का युवा इस देश के भविष्य है। साफ तौर पे उन्होंने इस्तीफा देने के बाद आज जब अपना बयान दिया तो उससे कई तरह के बयान से संकेत मिलने भी से शुरू हो चुके हैं और इन बयानों का काफ़ी बड़े पैमाने पर आज चर्चा भी होती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान के क्या कुछ और नए बयान अपने इस्तीफे के बाद से अब नजर आते हुए शुरू होते हैं और उनके बयानों के क्या क्या मायने राजनीतिक रूप से भी निकलते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ सईद हुआ दिल्ली। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को लेकर 6 दिसंबर की तारीख कार सेवा के लिए तय कर ली गई है। अब इस तारीख के तय होने के बाद धार्मिक और प्रशासन गलियारे में हलचल तेज हो गई। दरअसल साधु संतों ने सीधा ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को जो मथुरा का विवादित मस्जिद का ढांचा है उसे ढाया जाएगा और कार सेवा अयोध्या की तर्ज पर की जाएगी, क्योंकि 6 दिसंबर को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उसी तर्ज पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये तारीख तय की गई है और 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी। अब ऐसे में इस तारीख के तय होने के बाद प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन भी क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। मामला बुलंदशहर के थाना गुलावटी क्षेत्र का है, जहां पर आज सुबह थाना गुलावटी पुलिस और स्वाट टीम द्वारा 50,000 के इनामी बदमाश मोनू को ढेर कर दिया गया है। अभी बीती 1 तारीख को मोनू ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। अब आज सुबह कॉम्बिंग के दौरान जब पुलिस को मोनू दिखा तो पुलिस ने मोनू को पकड़ने की कोशिश की। मोनू ने पुलिस पर फायर झोंक दिए। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से भी गोलियां चली, जिसमें मोनू ढेर हो गया। मोनू पर 50,000 का इनाम घोषित था। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये थी कि जो स्वाट प्रभारी थे और उनके अलावा जो अन्य 2 पुलिसकर्मी थे उनको भी मोनू की गोली से वो लोग घायल हो गए, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि जो मोनू के साथ बदमाश था दूसरा, वो फरार चल रहा है। पुलिस लगातार दूसरे आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और उसको ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शोभित के साथ अनुज अग्रवाल, न्यूज स्टेट बुलंदशहर। संभल हिंसा के बाद चर्चा में आए अनुज चौधरी आजकल भक्तिमय दिखाई दे रहे हैं। पीले वस्त्र धारण कर इस सावन मास के पावन माह में वो शिव जी की आराधना में और भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर उनका एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में अनुज चौधरी अपने हाथों से डमरू बजाते हुए शिव जी की आराधना में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि संभल हिंसा में सीओ के पद पर तैनात रहे अनुज चौधरी सुर्खियों में आए थे और उनका स्थानांतरण फिरोजाबाद में एएसपी के पद पर तैनात कर दिया गया था उन्हें, और आजकल वो देहात क्षेत्र का पूरा कारोबार संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ फिरोजाबाद में भी वो समय समय पर लोगों के बीच में जाकर सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं, चाहे वो ताजियों के नापने की बात हो या मौलानाओं पर दिया गया बयान, या फिर भक्ति की बात करें तो हनुमान जी की आराधना हो या फिर शिव शंभू भोलेनाथ की। ऐसा सावन माह के पर्व में लगातार जो शिव जी की धूमधाम चारों तरफ से धूम मची हुई है, शिवालयों में, मंदिरों में शिव जी के जयकारे लग रहे हैं, वहाँ अनुज चौधरी भी पीछे रहने वाले कहाँ हैं।
बटेश्वर मंदिर में जाकर अनुज चौधरी ने जाकर शिव की आराधना की और पीले वस्त्र धारण कर उनको मनाने की कोशिश की। साथ ही डमरू बजाते हुए शिव जी को मनाते हुए भी नजर आए। ये वीडियो किसी प्रशंसक द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि बात जो भी हो, लेकिन लोगों का बीच में ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अनुज चौधरी कर्म के साथ साथ भक्ति में भी काफी तत्पर दिखाई देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में देर रात पुलिस और नशीले पदार्थ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की स्कूटी से हिंडन बैराज की तरफ मादक पदार्थ की खेप के साथ आ रहे हैं। जब पुलिस ने इन्हें रोकने का इशारा किया तो अपनी घेराबंदी होते देख भागने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायल आरोपियों के नाम अनस और दिलशाद बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है तथा तीसरे आरोपी असलम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 21 किलो गांजा, 1 स्कूटी, बिना नंबर की प्लेट, 2 अवैध तमंचे, खोखे, कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक अनस के ऊपर करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं तथा अन्य पकड़े गए आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुई आगजनी घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों पर अलीगढ़ के फायर विभाग के द्वारा तकरीबन अलीगढ़ में 200 से अधिक तमाम बिल्डिंग धारक जो थे उनको नोटिस जारी किए गए थे। इनमें 66 होटल के साथ साथ करीब 30 अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ साथ करीब 1 दर्जन से अधिक स्कूल के अलावा तमाम हाई राइज बिल्डिंग भी और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। समय अवधि बीत जाने के बाद भी फायर विभाग के नोटिस का कोई भी अभी तक किसी बिल्डिंग धारक के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। इसी को लेकर अब फायर विभाग के द्वारा संबंधित लाइसेंस अथॉरिटियों को पत्र भेजकर उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि जिस तरह से अलीगढ़ में लगातार जो है बिना फायर की एनओसी के या मानक पूरे न करने वाली बिल्डिंगों में तमाम ऐसी कोचिंग सेंटर के अलावा तमाम प्राइवेट अस्पताल के साथ साथ होटलों का जो कार्य चल रहा है उनको लेकर के फायर विभाग के द्वारा गंभीर चिंता जताते हुए तकरीबन 200 लोगों को नोटिस जारी कर जो है उनके अंदर मानक पूर्ण कार्य करने के लिए कहा गया था। लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों के द्वारा किसी तरह का कोई मानक पूरा नहीं किया और ना ही कोई नोटिस का संतोषजनक जवाब दिया। अब इस पर फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा लाइसेंसिंग अथॉरिटियों को अब रिपोर्ट जो है भेजकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं, इसी के चलते अलीगढ़ के जिला अधिकारी अविनाश कुमार के द्वारा अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो कुलदीप मीना की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर जो इस तरह की तमाम बिल्डिंगें थी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वो भी पूरा मामला अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। यानी कि नाइन पर जहाँ लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है। जहाँ श्रद्धालु आप देखेंगे लगातार कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो श्रद्धालु है कांवड़ लेकर गौतम बुद्ध नगर में पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे भोलेनाथ की जो तस्वीर है पूरी तरीके से आप देखेंगे कितनी बड़ी प्रतिमा है। आप तस्वीर के अनुसार दिखाना चाहेंगे तस्वीर जो भोलेनाथ की तस्वीर है वो पूरी तरीके से जिसमें जल पूरे तरीके से जो जल लेकर आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचे हैं। लगातार श्रद्धालु और जो पुलिस है वो लगातार कहीं ना कहीं पुष्प वर्षा करती हुई नजर आ रही है। आमतौर पर देखेंगे आप श्रद्धालु पूरी तरीके से जो भोलेनाथ है पूरा जाता है और
दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार जो जल है आप देखेंगे तस्वीरें पूरी तरीके से यहाँ जो जल है अंदर रखा हुआ है, पूरी तरह रथ को सजाया हुआ है, पूरी लाइटिंग और ढोल नगाड़े डीजे के साथ साफ तौर पर देखा जाए तो श्रद्धालु अब हरिद्वार से कहीं ना कहीं साफ तौर पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और पूरी सुरक्षा के साथ जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं इस सुरक्षा करती नजर आ रही है। ग्रेटोड़ा कांवड़ मुख्य मार्ग पर जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जहां डीएम मेधा रूपम लगातार सड़कों पर है, अधिकारी सड़कों पर है। लगातार आप तस्वीरें देखेंगे जहां फल और पानी वितरण और पुष्पों से पुष्प वर्षा हो रही है और माला पहनाकर जो दादरी तहसील के अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, लगातार फल वितरण करते नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ श्रद्धालु, हम पहले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। श्रद्धालु, आप कब चले थे हरिद्वार से चलने का? मैं 29 तारीख को रात 9:30 बजे करीब चला था हरिद्वार से। तो आप कहाँ जाएंगे? जी मैं आपका दादरी में ये कोड़ी खेड़ा में जाऊंगा। कोड़ी खेड़ा कितना श्रद्धालु है, पूरी टीम है? जी बोले हम 2 जने हैं। 2 जने हैं, यानी कि लगातार देखेंगे आप छोटे छोटे जो श्रद्धालु हैं जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बोले। आपको क्या नाम है? आप हरिद्वार से आ रहे हैं? हाँ जी। पैदल? हाँ। जल लेकर? देखिए कहीं ना कहीं मासूम जो श्रद्धालु हैं तो भोले का रूप है, साफ तौर पर कहे जाए तो पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। डीएम के आदेश पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। दादरी तहसील एसडीएम जो दादरी एसडीएम है हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप अभी मौके पर हैं, कितनी टीमों का गठन किया गया है और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? पहले तो बहुत बहुत श्रावण मास की सभी को शुभकामनाएं। हमारी तरफ से, हमारी राजस्व टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने क्या कहते हैं जितना भी रूट हमारे क्षेत्र के अंदर आता है वो हमने सेक्टर्स में और जोन्स में और उसके अलावा हमने कहते बांट दिए हैं सबको। पुलिस की व्यवस्था तो कहते हैं पुलिस की टीम तो लगी हुई है हर सेक्टर्स और जोन्स में। उसके अलावा हमारे लेखपालों के कहते रोड बटे हुए हैं, लेखपाल लगे हुए हैं। हम लोगों ने कहते देखा है कोई भी अगर कहते ऐसे कोई सूचना आती है, किसी के भी कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई टीम है। सर कितनी टीमें हैं आपके तहसील की? एक्चुअली में हमारे कहते 42 कहते लोग पूरे तहसील से लगे हुए हैं। इसमें अराउंड 22 कहते लेखपाल है, वो इस रोड पे कहते हम लोगों ने बांट के रखे हुए हैं, वहाँ लेखपाल लगे हुए हैं। ग्रेटोड़ा से तरुण बराना, न्यूज़ स्टेट प्रदेश। जहां मुख्य कांवड़ मार्ग पर जो पुलिस पूरी सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उन्हें फल और पानी वितरण करती हुई नजर आ रही है। आप लगभग जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं तो कब यात्रा वहां से शुरू की थी? 27 तारीख शाम को करी थी। 27 तो कितना समय लगा यहाँ पर? क्या 13 दिन लग गए। 13 दिन। छोटे श्रद्धालु भी हैं। आपका क्या नाम है? चंचल। तो आप भी वहाँ से कांवड़ लेके आए हैं, कितना दिन लगा साथ में? 3 तारीख को शाम को लेके चल गए। किस तरीके की सुरक्षा है कांवड़ को लेके और कितनी चौकियां बनाई गई हैं और सीसीटीवी तमाम से निपटने के लिए जो सुरक्षाओं के लिए क्या तैयारी है सर? ये हम लोग जहाँ पर है इस समय ये कांवड़ का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है जो लाल कुआं से होकर और दादरी की ओर जाता है। ये लगभग 16 किलोमीटर का मार्ग है और बहुत कांवड़ की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है। अभी इस पर कांवड़ियों का आवागमन प्रारंभ हो गया है, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, डाक कांवड़ भी प्रारंभ हो गया है। ट्रैफिक को भी हम लोगों ने डाइवर्ट कर रखा है। तो जो श्रद्धालु है वो कब से पूरी तरीके से आना शुरू हो जाएंगे? श्रद्धालुओं का आवागमन प्रारंभ हो गया है और जिन लोगों ने आज वहाँ पर जल उठाए थे उनका आना शुरू हो गया। अभी आप देख रहे हैं काफी संख्या में आना प्रारंभ हो गए हैं। डाक कांवड़िए भी जाना प्रारंभ हो गए हैं। सीसीटीवी ड्रोन से भी निगरानी कुल मिलाकर हम लोगों ने 135 सीसीटीवी लगाए हैं जिनकी लाइव फीड हमारे अस्थायी चौकियां जो हमने 3 बनाई हुई हैं, जो ये आप देख रहे हैं आनंद हॉस्पिटल के पास है और एक राजा रानी जो मंडप है उस पे है और एक धूम मानिकपुर अंडरपास के नीचे है। देखिए हमारे साथ थे डीसीपी शैलेंद्र सिंह का साफ तौर पे कहना है पूरी तरह ड्रोन कैमरे से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं के साथ कोई चूक ना हो, पूरी सुरक्षा के साथ जो नोएडा कमिश्नरेट पुलिस है वो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। ग्रेटोड़ा से तरुण बराना, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।